तो बच्चों आगे बढ़ते हैं। समांतर श्रेणी का एक मैंने ये लिया है प्रश्न संख्या 11, उसी प्रश्नावली का जो मैं चल रहा था। यदि किसी एपी के प्रथम n पदों का योग 4n माइनस एन स्क्वायर है तो इसका प्रथम पद a1 होता है ना, लेकिन प्रश्न में देखिए आप ब्रैकेट में s1 लिखा है, तो प्रथम पद का योग भी वही होता है। a1 कहिए या s1 कहिए, योग भी प्रथम पद हो a1 या उसका योग s1 हो बराबर होता है। तो प्रथम पद क्या है ये बताना है, प्रथम दो पदों का योग क्या है ये भी हमें बताना है, S2 निकालना है मतलब। इसी प्रकार तीसरे, 10वें और nवें पद भी हमें ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहले बच्चों यहाँ पर हम देखते हैं प्रश्न में इस एपी के n पदों का योगफल के लिए जो फार्मूला दिया हुआ है इसने Sn बराबर 4n माइनस एन स्क्वायर, इससे हम n पदों का योगफल निकालेंगे। ये हमें फार्मूला दिया हुआ है। तो अगर हमने दो पदों का योग निकालना है तो n की जगह 2, तीन पदों का योग निकालना है n की जगह 3, इस तरह से हम यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे। तो सबसे पहले हम n इज इक्वल टू 1 रखते हैं इसमें, तो पहले पद का योग हमारा आ जाएगा। प्रथम पद का योग S1 जो आएगा वो आएगा 4 इंटू एन की जगह 1 रख दिया, 1 माइनस 1 का स्क्वायर, तो 4 माइनस 1 3 आ गया। ये मतलब पहला पद A1 भी यही हुआ, पहले पद का योग S1 भी यही हुआ। जो S1 होगा वही A1 होगा, क्योंकि पहले पद का योग भी वही होगा। तो हमारा प्रथम पद आ गया यहाँ पर 3। अब n इज इक्वल टू 2 रखते हैं इसी फार्मूले में, तो दो पदों का योग S2 कितना आता है देखते हैं। S2 बराबर आ जाएगा 4 इंटू 2 माइनस 2 का स्क्वायर, तो 8 माइनस 4 इज इक्वल टू 4। तो दो पदों का योग S2 हमारा आ गया 4। अब दूसरा पद कैसे निकालेंगे, देखिए दो पदों के योग में से पहले पद के योग को घटा दीजिए तो दूसरा पद हमारा निकल जाएगा। तो मतलब A2 हम कैसे निकालेंगे, A2 इज इक्वल टू S2 माइनस S1, 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1। अब n इज इक्वल टू 3 रखिए इसी फार्मूले में, तो पहले तीन पदों का योग S3 हमें मालूम हो जाएगा। 4 इंटू 3 माइनस 3 का स्क्वायर, 4 इंटू 3 12 माइनस 3 का स्क्वायर 9 इज इक्वल टू 3। अब तीसरा पद कैसे निकलेगा, A3, S3 में से तीन पदों के योग में से दो पदों के योग को घटा दीजिए S2 को, तो S3 माइनस S2 ये इज इक्वल टू 3 माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस का 1। अब हमें ये बताना था कि 10वें पद और nवें पद का, पहले 10वें पद की बात करते हैं। तो 10वां पद जैसे भी आपने निकाला A3, S3 माइनस S2 निकला, या A2 निकाला था S2 माइनस S1 निकला, तो ऐसे ही हम 10वां पद निकालेंगे A10, तो कैसे निकलेगा वो हम क्या करेंगे, किस में से क्या घटाएंगे, S10 में से S9। तो पहले हमें 10 पदों का योग और 9 पदों का योग निकालना पड़ेगा। तो पहले हम n इज इक्वल टू 9 रख के 9 पदों का योग S9 निकाल लेते हैं। यहाँ पर n की जगह 9, उसी फार्मूले में 4 इंटू 9 माइनस 9 का स्क्वायर, 4 इंटू 9 36 माइनस 9 का स्क्वायर 81 इज इक्वल टू माइनस का 45। अब n इज इक्वल टू 10 रख दीजिए, तो प्रथम 10 पदों का योग भी हमें मालूम हो जाएगा S10, वो कितना आएगा, S10 इज इक्वल टू 4 इंटू 10 माइनस 10 का स्क्वायर, 4 इंटू 10 40 माइनस 10 का स्क्वायर 100 इज इक्वल टू माइनस 60। अब हम निकाल सकते हैं 10वां पद A10। A10 कैसे निकलेगा, S10 माइनस S9, 10 पदों के योग में से 9 पदों के योग को माइनस करो, माइनस 60, फिर माइनस, ये भी माइनस का ही था 9 पदों का योग, माइनस का 45 ब्रैकेट में, तो माइनस 60 माइनस माइनस प्लस 45 इज इक्वल टू माइनस 15। तो ये हमारा 10वां पद आ गया। अब nवां पद निकालना है, तो nवां पद के लिए भी वही होगा। nवां पद निकालने के लिए हम क्या करेंगे, Sn में से Sn माइनस 1 को माइनस कर देंगे, मतलब n पदों के योग में से n माइनस 1 पदों का योग घटा देंगे तो हमारा nवां पद निकल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले Sn तो हमें दिया ही है 4n माइनस एन स्क्वायर। अब Sn माइनस 1 निकाल लेते हैं हम, n माइनस 1वें पद का योग, मतलब n की जगह n माइनस 1 पुट कर देंगे फार्मूले में। तो Sn माइनस 1 इज इक्वल टू 4, n की जगह ब्रैकेट में माइनस 1, फिर माइनस n का स्क्वायर की जगह ब्रैकेट में n माइनस 1 का स्क्वायर, n की जगह n माइनस 1 रख दिया। तो Sn माइनस 1 कितना आ गया हमारा, 4n ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 4n माइनस 4, फिर माइनस है। अब ब्रैकेट में ही हम पहले a माइनस बी का होल स्क्वायर सर्व समीकरण से इसको खोल ले रहे हैं। a की जगह n है, b की जगह 1 है, तो n स्क्वायर माइनस 2 इंटू एन इंटू 1 2n प्लस 1 का स्क्वायर 1। ठीक है, अब हम ब्रैकेट खोलेंगे, ब्रैकेट के बाहर माइनस है, अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, तो Sn माइनस 1 कितना आ जाएगा, 4n माइनस 4 तो था ही, अब ब्रैकेट खोल रहे हैं, माइनस का n स्क्वायर प्लस का 2n माइनस का 1। तो 4n और 2n प्लस के दोनों जोड़ के मैंने 6n लिख दिए हैं, और फिर n स्क्वायर एक ही जगह है, माइनस का n स्क्वायर लिख दिया है, और माइनस का 4 और माइनस का 1 ऐड होकर के माइनस का 5 आ गया है। ठीक है, अब हम nवां पद निकाल सकते हैं।
तो ए एन कैसे निकलेगा, एस एन में से एस नाइन को माइनस कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। सॉरी, ए एन वो तो 10वां पद था, एनवां पद है अभी। ए एन कैसे निकलेगा, हम किसमें से किसको घटाएंगे, एनवें पद के योग में से एन माइनस वन पदों के योग को, एस एन में से एस एन माइनस वन को माइनस कर देंगे। तो एस एन ए एन इज इक्वल टू एस एन की जगह 4n माइनस एन स्क्वायर दिया ही था हमें क्वेश्चन में, माइनस अभी हमने निकाल रखा है एस एन माइनस वन, उसकी जगह माइनस ब्रैकेट में 6n माइनस एन स्क्वायर माइनस 5, ब्रैकेट खोल देंगे तो ए एन इज इक्वल टू 4n माइनस एन स्क्वायर, तो ऐसी रहा, ब्रैकेट खोलेंगे अंदर के चिन्ह साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा माइनस 6n प्लस एन स्क्वायर प्लस 5, एन स्क्वायर से एन स्क्वायर कट गया हमारा, तो ए एन इज इक्वल टू आ गया हमारे पास 4n में से 6n माइनस हुए माइनस 2n प्लस 5, या इसको हम 5 को पहले लिख दें, माइनस 2n को बाद में लिख दें, तो एनवां पद बराबर आ गया 5 माइनस 2n। बच्चों मैं अब इसी प्रश्नावली का 13 क्वेश्चन ले रहा हूँ, 13वां। यहाँ पर बड़ा सरल सा प्रश्न है, 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। गुणज आप जानते हैं कैसे निकाले जाते हैं, किसी नंबर को उस उस 1 से मल्टीप्लाई कीजिए, फिर 2 से, फिर 3 से, फिर 4 से, इस तरह से उससे गुणज आ जाते हैं, ठीक है। टेबल जो होती है, टेबल बनती है जो, तो जैसे मान लेते हैं 5 के गुणज कह रहे हैं आपसे, तो 5 के गुणज 5, फिर 10, फिर 15, फिर 20, इस तरह से आते जाएंगे, 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, उनको मल्टीप्लाई करके। तो यहाँ पर 8 के गुणज की बात आ रही है, लेकिन 15 गुणजों का योग निकालना है, 15 पद लेने हमने, तो 8 के गुणज हमने ले लिए शुरू के, 8, फिर 16, फिर 24, फिर 32 एंड सो ऑन, इस तरह से आते जाएंगे, लेकिन हमें 15 पदों तक का योग निकालना है, तो एन यहाँ पर 15 है। तो यहाँ पर जो ए पी बन रही है हमारी, ये ए पी बन गई है हमारी समांतर श्रेणी, तो उसका पहला पद ए इज इक्वल टू 8 है। सार्वंतर कॉमन डिफरेंस डी जो है वो सेकंड टर्म से फर्स्ट टर्म घटा दो, 16 माइनस 8 बराबर 8। पदों की संख्या एन हमें 15 दी है, तो हम सीधे फार्मूला लगा लेंगे योग वाला, एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन 2 ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ वैल्यू हम पुट कर देते हैं, हमें ए भी मालूम है, डी भी मालूम है, एन भी मालूम है, तो वो रख देते हैं। तो एस 15 इज इक्वल टू 15 अपॉन 2 ब्रैकेट में 2 इंटू 8 प्लस 15 माइनस 1 इंटू डी की जगह 8, ये रख दिया हमने। अब इसको और सरल कर देते हैं, एस 15 इज इक्वल टू 15 अपॉन 2 ब्रैकेट में 16 प्लस 15 में से 1 सब्ट्रैक्ट हुआ 14 इंटू 8 इज इक्वल टू आ गया 15 अपॉन 2 ब्रैकेट में आ गया 16 प्लस 112। अब इन दोनों को ऐड कर दिया, तो इज इक्वल टू 15 अपॉन 2 इंटू 128, और 2 से 128 64 बार कट गया है। अब मल्टीप्लाई कर दिया 15 से 64 को, तो यह आ गया हमारा 15 गुणजों का योग 960। तो बच्चों मैं समझ रहा हूँ कि यहाँ तक आपको मैंने बहुत से क्वेश्चन हर तरह के आपको बताए हैं, और शेष जो प्रश्नावली में बच रहे हैं वो आप गृह कार्य के रूप में घर से बना के मुझे दिखाइए, सभी प्रश्नों को हल कीजिए। अगर किसी प्रश्न में आपको कठिनाइयाँ आ रही है तो आप ग्रुप में शेयर करके मुझसे पूछिए उसको। तो बच्चों थोड़ा सा मैं आगे बढ़ता हूँ, कुछ थोड़ा सा जानकारी अगले चैप्टर की दे देता हूँ, ताकि मैं कल फिर नया चैप्टर शुरू करूँगा। त्रिभुज की समरूपता के बारे में है। ट्राइंगल हमने पढ़ी रखा है पहले ही, त्रिभुजों की सर्वांग क्षमता हमने 9th तक पढ़ रखी है, लेकिन अब हम बात कर रहे हैं समरूपता की। सर्वांग क्षमता आपने पढ़ी है, सर्वांग क्षमता की जो पहली शर्त क्या होती है, दूसरी क्या होती है, तीसरी क्या होती है, वो आपने 9th में पढ़ी हुई है। अब समरूपता की बात कर रहे हैं। समरूपता माने समरूप आकृतियाँ होती क्या हैं, जैसे नाम से ही पता चल रहा है, समरूप एक सा रूप, मतलब ऐसी आकृतियाँ जिनकी माप तो अलग अलग हो लेकिन आकार उनका एक समान हो, तो ऐसी आकृतियों को हम समरूप आकृति कहते हैं। जैसे सभी वृत्त समरूप हो जाएंगे लेकिन उनकी त्रिज्याएं अलग अलग होंगी, किसी की त्रिज्या कम होगी, किसी की उससे ज़्यादा, किसी की उससे, लेकिन आकार उनका जो आकार होगा एक समान होगा। समबाहु त्रिभुज आप कोई भी कितनी भुजा का ले लो, आकार एक समान होगा, सबके एंगल 60 डिग्री आएंगे, है ना। या वर्ग ले लो आप, वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं, तो सभी वर्ग हैं, सभी समबाहु त्रिभुज हैं, सभी वृत्त हैं, ये आपस में समरूप होते हैं। अब दो बहुभुज हमें दे रखे हैं, अभी हम त्रिभुज की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, बहुभुज वो चाहे चतुर्भुज है, पंचभुज है, षडभुज है, अगर दो बहुभुज की बात करें, उन दो बहुभुजों के लिए समरूप होने के लिए दो शर्तें होना आवश्यक है, नेसेसरी है, दो शर्तें होनी चाहिए लागू, तब वो समरूप कहलाएंगे। नंबर 1 उनके संगत कोण बराबर होने चाहिए, और नंबर 2 उनकी संगत भुजाएं समान अनुपात में या समानुपाती होनी चाहिए। लेकिन ये बहुभुजों की बात कर रहा हूँ मैं, इसमें सभी आ गए। लेकिन बच्चों हमारे कोर्स में जो है त्रिभुज है, तो त्रिभुजों की समरूपता जो होती है इनमें से केवल एक शर्त से ही लागू हो जाती है।
एक ही शर्त इन दोनों में से लागू हो जाए तो दूसरी अपने आप स्वतः ही लागू हो जाती है। अर्थात दो त्रिभुज कब समरूप होंगे? यदि उनके संगत कोण बराबर हों या उनकी संगत भुजाएं समानुपाती हों। कोई भी एक शर्त अगर लग जाती है तो दो त्रिभुज समरूप होते हैं। तो बच्चों मैंने ये कहा कि दो त्रिभुजों की समरूपता के लिए या तो दोनों त्रिभुजों के संगत कोण समान होने चाहिए या दोनों त्रिभुज की संगत भुजाएं समान अनुपात में होनी चाहिए। तो बच्चों इस चैप्टर में थोड़ा सा एक बात आएगी, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय आती है, जिसे हम थेल्स की प्रमेय भी कहते हैं। थेल्स प्रमेय या आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय, ये बहुत लंबा नाम हो रहा है। थेल्स प्रमेय करके आप याद कर लेंगे। इसका कथन मैं भी आपको बता रहा हूँ यहाँ पर, क्योंकि ये चीज़ ब्लैक बोर्ड में अच्छी तरह समझाई जा सकती है। फिर भी आपके पास पुस्तक है, आप समझने की कोशिश उससे कीजिए, लेकिन मैं अभी उसको कथन उसका बता रहा हूँ। बाकी मैं इसको आपको कक्ष में बोर्ड पर अच्छी तरह से चित्र द्वारा समझाऊंगा। अभी आप इसका कथन पहले समझ लीजिए। यदि किसी त्रिभुज में किसी भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को जिन बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, दो बिंदु पर करेगी, एक पहली बाईं तरफ की भुजा को, एक दाईं तरफ की भुजा, मतलब दो भुजाओं को प्रतिच्छेद करेगी। तो दो बिंदु पर जब प्रतिच्छेद करती है तो वो दो बिंदु जो होते हैं उन दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती हैं। ठीक है, यह है आपकी थेल्स प्रमेय का कथन। इसको आप किताब में आपकी समझा रखिए, समझ में आए तो ठीक है, कोशिश कीजिए, नहीं आएगी मैं प्रमेय भी आपको कक्ष में बोर्ड पर समझाऊंगा। ठीक है, आप अभी इस कथन के अनुसार, और मैंने एक चित्र बना के दे रखा है। इस चित्र में मैंने एक त्रिभुज एबीसी बनाया है, जिसमें बीसी भुजा के समांतर डीई रेखा खींच रखी है त्रिभुज में, और ये डीई रेखा एबी भुजा को डी पर प्रतिच्छेद कर रही है और एसी को ई पर प्रतिच्छेद कर रही है। तो थेल्स के अनुसार, या ये जो मैंने भी बताई प्रमेय, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय, इसके अनुसार AD अपॉन DB, क्योंकि जो DE रेखा AB को D पर प्रतिच्छेद कर रही है, AC को E पर प्रतिच्छेद कर रही है, तो AD अपॉन DB ये अनुपात जो है बराबर होगा AE अपॉन EC। बाईं तरफ का अनुपात दाईं तरफ के अनुपात के बराबर होगा। इसका व्युत्क्रम भी बराबर होगा। व्युत्क्रम में उल्टा अगर कर दें इस अनुपात को, हर को अंश में, अंश को हर में ले आए, तो या DB बट्टे AD बराबर EC बट्टे EE, ये भी हमेशा बराबर होगा। बच्चों मैं इस चैप्टर में थोड़ा सा बात ही आएगी समरूपता की कसौटियाँ। जैसे सर्वांग क्षमता के लिए आपने शर्तें पढ़ी थी कसौटियाँ, तो वैसे यहाँ पर भी कसौटियाँ हैं। पहली कसौटी है ए, माने ए मीन्स एंगल, एंगल एंगल एंगल, कोण 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 कसौटी। इसका मतलब क्या है? यदि दो त्रिभुज के संगत कोण, हमें दो त्रिभुज दिए, उनके संगत कोण, संगत बात आ रही है, करस्पॉन्डिंग की बात आ रही है। यहाँ पर आड़े तिरछे कोई हम कोण नहीं लेंगे। यदि दो त्रिभुजों के संगत कोण समान हों तो उनकी संगत भुजाएं भी समानुपाती होंगी हमेशा, तथा दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। तो ये पहली कसौटी है। अब बच्चों यहाँ पर एक बात आती है कि तीन कोण बराबर हैं। अगर दो ही कोण बराबर हो जाएं दो त्रिभुजों के, दो कोण बराबर, तो तीसरा अपने आप ही स्वतः बराबर हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल हमेशा 180 अंश होता, हम जानते हैं। ठीक है ना? तो अगर एक त्रिभुज के दो कोण दूसरे त्रिभुज के दो कोणों के बराबर है तो तीसरा कोण स्वयं ही बराबर हो जाएगा दोनों का। तो इसे हम समरूपता की उपकसौटी कहते हैं। इससे भी हम समरूपता को किन्हीं किन्हीं सवालों में ये कसौटी भी हमारी लागू होगी। तो दूसरी कसौटी में आ रहा हूँ अब, ये उपकसौटी होगी हमारी। दूसरी कसौटी है SSS। ये हमने सर्वांग क्षमता में भी पढ़ी है, लेकिन ये समरूपता की बात आ रही है। SSS कसौटी होती क्या है? यदि दो त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती हैं, संगत भुजाएं समानुपाती, पहले जैसे त्रिभुज की बाईं तरफ की भुजा दूसरे त्रिभुज की बाईं तरफ की भुजा का अनुपात, पहले त्रिभुज की दाईं तरफ की भुजा दूसरे त्रिभुज की दाईं तरफ की भुजा का अनुपात, पहले त्रिभुज की आधार भुजा और दूसरे त्रिभुज की आधार भुजा का अनुपात अगर बराबर होता है तो उनके संगत कोण भी अवश्य बराबर होंगे, अर्थात वो दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। एक तीसरी कसौटी और है SAS। SAS कसौटी में क्या है? दो त्रिभुज हमें दिए हैं, ठीक है, उन दो त्रिभुजों का एक एक कोण बराबर होगा, और जो कोण बराबर हैं उनको बनाने वाली भुजाएं वो समान अनुपात में अगर हैं तो वो दो त्रिभुज भी समरूप होते हैं। ये तीसरी कसौटी है। तो बच्चों पहले मैं भी इसकी आपको केवल इस अध्याय के लिए, इस पाठ के लिए एक प्रस्तावना मैंने आपके सामने प्रस्तुत की है। तो आप इन चीज़ों को पहले अच्छी तरह समझ लीजिए।